हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 8 साइंस का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वह एग्जैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है। तो मैं इसमें लगभग 35 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसमें MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, स्मॉल आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो आप बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में और हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, MCQs टाइप है, द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग सिबलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू फील्ड इज नॉन एज। जो सिबलिंग्स हैं, छोटे पौधे हैं, उनको नर्सरी से ट्रांसफ़र करने वाले की जो मेथड उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। फंगल हाइफी दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल आर कॉल्ड। जो फूड मटेरियल्स है उसको एब्जॉर्प्शन करने वाले फंगल हाइफी है, उनको क्या बोलते हैं? उनको एब्जॉर्प्टिव हाइफी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी और पहले का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कोल दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस कोक। जो कोक प्रोड्यूस करने के लिए कौन से टाइप का कोल यूज किया जाता है? तो उसका आंसर है बच्चों बिटुमिनस। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंबसन टेम्परेचर राइजेज कंसिडरेबली बिकॉज बर्निंग। यहाँ पे जो जब कंबसन होता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है? क्योंकि कंबसन में जो लाइट प्रोड्यूस होती है, उस लाइट प्रोड्यूस होने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। तो आपको ये कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है और फिर यहाँ पे जो ABCD दी हुई है, इस ABCD में आपको आंसर सेलेक्ट करके लिखना है। तो पहला है कॉलम 1 डोडो और कॉलम 2 में एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, वेनरेबल और गर्हीमाथा सेंचुरी इन उड़ीसा। तो बच्चों जो डोडो है वो एक्सटिंक्ट प्रकार का एवीज है। तो पहले में क्या आएगा? ए में आएगा 1। ब्लू व्हेल एंडेंजर्ड सही है, तो बी में क्या आएगा? सेकंड। चीता क्या है? वनरेबल सही है, तो इसमें थर्ड। तो इस प्रकार से आपको यहाँ देखना है, A B C में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है तो डी में ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिंग बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन। जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के द्वारा किस में होता है? तो इसका आंसर है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओवम इज रिलीज इन फीमेल वंस इन एवरी। एक ओवम है फीमेल में एक महीने में कितना निकलता है? तो इसका आंसर है कितने दिनों के बाद में साइक्लिन निकलता है? तो इसका आंसर है 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी लाइज बिटवीन। जो ह्यूमन ऑडिबिलिटी है, सुनने की क्षमता है, वो किसके बीच में होती है? तो इसका आंसर है 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो रेंज है साउंड की, वो हम आसानी से सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फूड इज क्विकली कुक इन प्रेशर कुकर। तो जो प्रेशर कुकर में फूड है वो जल्दी क्यों कुक होता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। तो इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनलार्ज्ड commercial complex there are 4 ways to reach the main toy. One of the path has loose soil. एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पहुँचने के 4 रास्ते हैं, जिसमें से पहला रास्ता है उसके बीच में सॉइल है, दूसरे रास्ते के बीच में है पॉलिश्ड मार्बल है, तीसरे जो रास्ता है उसके अंदर क्या है कि ब्रिक्स बिछाई हुई है और चौथा जो रास्ता है उसमें ग्रेवल सरफेस है। तो बताओ, एक रैनी हेवीली एंड पेल्स विशेज टू रीच द मैंग, सॉरी थोड़ा गलत लिखने में आ गया। जो हेवीली बरसात हो रही है तो इसमें जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पहुँचने का कौन सा रास्ता ठीक रहेगा? तो इसका रास्ता रहेगा बच्चों, देखो ब्रिक्स, लूज सॉइल और पॉलिश्ड मार्बल तो थोड़े से स्लीपी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ साल्ट सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जो साल्ट सॉल्यूशन के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें उसका क्या कारण पड़ता है? तो उसका कारण होता है क्योंकि साल्ट सॉल्यूशन में क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल डिजास्टर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एज। जो नेचुरल डिजास्टर है उन्हें प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर सकते?
तो नेचुरल डिजास्टर को प्रिडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सडनली ऑक्योर्ड होते हैं, यानी कि अचानक से ही नेचुरल डिजास्टर आते हैं जिसके कारण हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एनी आई डोनेशन, अगर कोई आई डोनेशन होता है तो विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज ट्रांसप्लांटेड, जो आई का कौन सा पार्ट है जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसका आंसर है कॉर्निया। तो ये बच्चों ये थे अपने क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप के। अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 है वो है ट्रू एंड फॉल्स टाइप के, तो इसको ये ट्रू एंड फॉल्स टाइप के। तो पहला क्वेश्चन है, सेंचुरीज आर प्लेस वेयर पॉचिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज अलाउड। तो क्या सेंचुरीज वो प्लेस है जहाँ पर किसी जानवर को कैप्चर करना या उसको डराना अलाउ है, तो इसका आंसर हो गया नहीं, क्योंकि वो तो उल्टा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स बताना, इसमें भी स्लाइड फ्रिक्शन इज अनदर नेम ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही नाम है क्या स्लाइड फ्रिक्शन, तो इसका आंसर होगा नहीं, तो आंसर हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, गिव एन अकाउंट टू important discoveries of the past those had made the study of microorganism interesting। जो आपको ऐसे दो डिस्कवरीज बतानी है जो पास्ट में हुई है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है ना इंटरेस्टिंग हो गई, तो इसका आंसर है इन 1857 पॉस्चर डिस्कवर्ड दैट फर्मेंटेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। जो 1857 में जो लुइस पॉस्चर है उन्होंने जो फर्मेंटेशन की जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उसकी डिस्कवरी करी थी, और उसके कारण ही लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल, जिसके बाद में डिस्कवर किया गया कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली भी होते हैं। इसी का सेकंड डिस्कवरी है, इन 1924 फ्लेमिंग प्रिपेयर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। जो 1924 में फ्लेमिंग थे उनके द्वारा एक पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई गई जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम से जो फंजाई थी उसके द्वारा प्रिपेयर करी गई थी। तो ये दो डिस्कवरीज थी, एक तो फर्मेंटेशन और एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की, जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, describe how coal is formed from vegetation, what is the process called। जो वेजिटेशन की जो प्रोसेस है कोल की, उसके वेगेशन की जो प्रोसेस है उसे हम उसे डिस्क्राइब करना है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो देखो, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ है डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर सॉइल। तो लगभग 300 मिलियन साल पहले इस अर्थ के ऊपर क्या बहुत सारे जो लो लाइंड एरिया थे, उनके वेटलैंड एरिया थे, वहाँ पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे जो कि नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फ्लडिंग इनके द्वारा ज़मीन के अंदर दब गए। एज मोर सोइल डिपोजिटेड और देम, जैसे जैसे उनके ऊपर और अधिक सोइल डिपोजिट होती गई, दब जमती गई, दे वर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड होते गए, और टेम्परेचर आल्सो रोज, जिस और धीरे धीरे जैसे जैसे ज़मीन में दबते गए तो कंप्रेस्ड होते गए, दबते गए, और टेम्परेचर भी बढ़ता गया, और ज़्यादा नीचे जाने पर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जीट प्लांट्स गेट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो ये जो मृत प्लांट थे ज़मीन में दब गए थे वो धीरे धीरे किस में बदल गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मैनी कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीट वेजिटेशन एंड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जैसे जैसे कार्बन या जो एक कोल था उनका कार्बन के अंदर कन्वर्ट होना एक स्लो प्रोसेस, जिसमें जो मृत जो वेजिटेशन है उनका कोल के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट आर द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस फायर, हाउ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग द फायर। जो कौन सी 3 महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स है जो कि फायर प्रोड्यूस करती है, और ये जो फायर प्रोड्यूस करती है जो फायर एक्सटिंग्विशर है उस फायर को कैसे कंट्रोल करता है। तो पहला है 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर
कौन कौन सी है वो 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जिससे कि किसी चीज़ को जलने में सहायक होते हैं। तो पहला तो फ्यूल, एयर और हीट। हीट कौन होती है? हीट वो होती है जो कि इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट जलना शुरू कर देता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू द फ्यूल और बोथ। जो मेन फंक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का वो क्या है? पहला तो या तो वो सप्लाई कट कर देवे एयर की, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के चारों तरफ एक कवरिंग हो जाती है जिसके कारण उसका टेम्परेचर भी लो हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, जिससे कि कोई जो जलती हुई चीज़ है वो जलना बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उससे आप क्या समझते हैं? तो द फीचर्स दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो वो मेन फीचर्स, वो लक्षण जो कि मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको अलग दिखाते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। फीमेल में क्या होता है? ब्रेस्ट बिगेन टू बिग डेवलप एंड बॉयज़ बिगेन टू ग्रो फेशियल हेयर्स। जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े बड़े होने लग जाते हैं गर्ल्स फीमेल्स में, और जबकि मेल्स में या फिर बॉयज़ में जो फेशियल हेयर्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। द एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग क्लोज टू ईच अदर इन द स्पेस। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री है, जो स्पेस में एक दूसरे के पास में क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। कैन दे टॉक टू ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल डिवाइस? गिव रीज़न। तो क्या वो स्पेस में उड़ते हुए, फ्लोट करते हुए, तैरते हुए, सॉरी यहाँ उड़ना नहीं तैरना आएगा, तैरते हुए एक दूसरे से बात कर सकते हैं क्या बिना किसी स्पेशल डिवाइस के यूज़ किए हुए? अगर हाँ तो उसका रीज़न देना है, और अगर नहीं तो उसका भी रीज़न देना है। तो बच्चों दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, नो। इसका आंसर क्या हो गया? नो। क्यों? क्योंकि दे कैन टॉक टू ईच अदर विदाउट यूजिंग any special device because they cannot talk to each other without using any special device। वो किसी स्पेशल डिवाइस के यूज किए बगैर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देयर इज़ नो मीडियम इन दिस स्पेस। स्पेस में किसी भी तरीके का कोई मीडियम नहीं होता है। और आप जानते हैं साउंड्स को ट्रेवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वहाँ पर बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, तो एस्ट्रोनॉट्स आपस में बिल्कुल क्लोज होते हुए भी बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ए टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स लेबल्ड ए एंड बी। एक टेस्टर है जिसके द्वारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने को चेक करनी है, और 2 आपके पास लिक्विड दिए हुए हैं जिनके ऊपर एक के ऊपर ए लेबल लगाया हुआ है और दूसरे पे बी लेबल लगाया हुआ है। इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब इज ऑफ द टेस्टर ग्लो आएगा, ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। और ये देखा गया कि जब हम टेस्ट कर रहे थे उसमें, तो जब ए लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी गई तो उसका जो बल्ब है टेस्टर का वो ब्राइटली ग्लो करता है, जबकि बी में डिम ग्लो करता है। वुड यू कंक्लूड दैट, क्या आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि पहला, लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, दूसरा, लिक्विड बी इज़ बेटर कंडक्टर देन ए, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, और थर्ड, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। तो आपके सामने 4 इसके कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से कौन सा कंक्लूजन लगेगा तो उस कंक्लूजन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टिविटी है ऑफ द सॉल्यूशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सॉल्यूशन। जो कंडक्टिविटी है
वो किस चीज़ के ऊपर डिटरमाइन करती है कि उस सॉल्यूशन से होते हुए कितना अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो कर रहा है। तो ग्रेटर ऑफ कनेक्टिविटी ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर ज़्यादा कंडक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर करंट पास हो रही है सॉल्यूशन में, और अगर लेस कनेक्टिविटी हो रही है इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो पास होने की क्वांटिटी है वो भी कम होगी। तो बच्चों अगर ए ज़्यादा ग्लो कर रहा है इसका मतलब है लिक्विड ए से ज़्यादा कंडक्टिविटी है लिक्विड बी की तुलना के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उन आपको लिखना है। तो बच्चों रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ है वो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो बच्चों पहला जो लॉ है वो क्या कहता है कि रिफ्लेक्शन के पहले लॉ के अनुसार इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वो होता है जहाँ पे जैसे ये कोई सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे ये लाइट आके इंसिडेंस हुई है और इसी से वापस रिफ्लेक्ट हुई है। तो जो इंसिडेंस होने का जो जगह है उस जगह पे परपेंडिकुलर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक एंगल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो ये जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों ही एक ही प्लेन के अंदर होती है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके इक्वल रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये दो रूल्स हैं, दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लगिंग। प्लगिंग है उसको आपको डिफाइन करना है। प्लगिंग होती क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। जो प्रोसेस जिसके द्वारा सॉइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं। और ये जो प्लगिंग है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? इट इज़ कैरिड ऑन बाय यूजिंग द प्लग, और ये प्लग की हेल्प से किया जाता है। तो प्लग आर मेड ऑफ वुड। प्लग्स किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं या आयरन मटेरियल के बने होते हैं। इट इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंसेंट टाइम फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक टिलिंग द सॉइल। और जो ये प्लग्स हैं, जो प्लगिंग के अंदर यूज़ होने वाले प्लग हैं, वो पुराने समय से बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ में काम आते हैं। पहला है सॉइल की टिलिंग करने में, या फर्टिलाइज़र ऐड करने में, या फिर वीड्स को रिमूव करने में। दिस इम्प्लीमेंट इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये प्लगिंग या तो पेयर ऑफ बुल्स के द्वारा या फिर दूसरे एनिमल्स जैसे कि कैमल है, हॉर्स है, इन सब के द्वारा। तो बच्चों इसके साथ साथ आप अब आजकल तो इसके लिए कल्टीवेटर भी आने लग गया। ये जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसके अंदर आता है। नेक्स्ट है वाइल ड्राइविंग व्हाट आर द टिप्स। जो ड्राइविंग करने के समय हमें कौन से टिप्स का ध्यान रखना चाहिए? वी मस्ट फॉलो, जिससे कि हम क्या क्या कर सकें, पेट्रोल को सेव कर सकें, डीजल या नेचुरल गैस, जिससे भी अपना जो व्हीकल है ड्राइव हो रहा है या रन हो रहा है उस फ्यूल के हम किस प्रकार से सेव करें। तो इसके लिए क्या टिप्स होंगे? आंसर होगा द फॉलोइंग टिप्स वी मस्ट फॉलो टू सेव दैट रोड डीजल सेव पेट्रोल। ये लिखने में थोड़ा सा गलत आ रहा है, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस। तो पहले तो इन चीज़ों को सेव करने के लिए हमें निम्न नीचे दिए हुए जो फॉलोइंग टिप्स हैं उनका ध्यान रखना है। पहला है एंश्योर करेक्ट एयर प्रेशर इन द टायर्स। जो अपने व्हीकल के जो टायर हैं उनका एयर प्रेशर आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, सही है या नहीं। दूसरा एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल।
व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस, जिसको हम सर्विस बोलते हैं, वो भी रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। थर्ड है ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो जितना हो सके एक स्थिर या फिर कांस्टेंट स्पीड है, मॉडरेट स्पीड है, वो रखनी चाहिए ड्राइव करते समय, जिससे कि फ्यूल है अपना वो सेव हो सके। या फोर्थ है स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। हमें इंजन को क्या करना है, स्विच ऑफ करना है, कहाँ पे, ट्रैफिक लाइट्स पे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ हमें वेट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये कुछ टिप्स थे जिनके द्वारा हम जो फ्यूल है उसकी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन डॉली। जो क्लोन डॉली थी उस कैसे बनी, उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो बच्चों, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल ए पार्ट ऑफ कंप्लीट बॉडी। क्लोनिंग है एक प्रोडक्शन है, किसका प्रोडक्शन है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल या फिर किसी बॉडी के पार्ट का या फिर पूरी कंप्लीट बॉडी के एग्जैक्ट कॉपी बनाना ही क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाती है। तो डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996। जो फर्स्ट क्लोन थी वो कौन, उसका नाम क्या था, डॉली था, जो कि 5 जुलाई 1996 को जन्म ली। was the first mammal to be cloned by Ian Wilmot and his colleagues। और ये पहली मैमल भी थी जो इयान विल्मिट और उसके साथियों के द्वारा क्लोन करी गई थी। इस प्रोसेस में, इस क्लोनिंग के प्रोसेस में ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम ए मेमोरी ग्लैंड। एक मेमोरी ग्लैंड से सेल कलेक्ट करी जाती है, किससे, एक फीमेल फिन डॉर्सेट शीप से। और इसी प्रकार दूसरा जो एक एग सेल है वो भी ऑब्टेन करी जाती है, किससे, स्कोटिक ब्लैक फेस ईव से। अब जो एग है, उस एग का न्यूक्लियस, एग सेल थी, एग सेल का न्यूक्लियस वो रिमूव कर दिया जाता है और उसमें किसका, एक जो मेमोरी ग्लैंड है उस मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस उसमें ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे और इसको फिर वापस फिन डॉर्सेट शिप के अंदर इंसर्ट कर देंगे। और डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न। तो इस प्रकार से इसको इंसर्ट करने के बाद में वापस फीमेल की बॉडी में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया और ट्रांसप्लांट करने के बाद में ये जो डॉली का जन्म होता है 5 जुलाई 1996 को। और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली किसकी तरह दिखाई देती थी, फिन डॉर्सेट शिप के द्वारा। क्यों, क्योंकि अपन ने जो स्कोटिक ब्लैक ई फेस शिप थी उसका तो न्यूक्लियस अपन ने बाहर निकाल दिया था और उसमें न्यूक्लियस डाला था फिन डॉर्सेट का। तो पूरा एग्जैक्ट कॉपी किसकी हो गई है, फिन डॉर्सेट शिप के द्वारा, शिप के। तो प्रोड्यूस्ड सेवरल ऑफ स्प्रिंग्स। अब ये डॉली है, ये बाद में भी नॉर्मली बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स जो संतान है उनको जन्म देती है। और 14 फरवरी 2003 को आफ्टर 7 ईयर्स डॉली की लंग इन्फेक्शन की डिजीज के कारण डेथ हो जाती है। नंबर 26 है, राइट सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़। बॉयज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में है, वो आपको नीचे दिए हुए। पहला है हेयर ग्रो ऑन फेस इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टेक्स। जो फेस के ऊपर हेयर ग्रो होते हैं जैसे मूंछ और दाढ़ी के रूप में। दूसरा शोल्डर्स एंड चेस्ट बॉर्डन, शोल्डर, कंधे और चेस्ट है जो चौड़ा होना शुरू कर देता है। ए डीपर वॉइस एंड लो स्पीड वॉइस, जो डीप, गहरी और भारी आवाज़ होना शुरू हो जाती है। एडम्स एप्पल डेवलप्ड इन फ्रंट ऑफ थ्रोट इन बॉयज़। जो बॉयज़ हैं उनके जो थ्रोट है सामने गले में, वहाँ पे एडम्स एप्पल डेवलप होना शुरू कर देती है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन मेड इन टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं बॉयज़ में वो टेस्टिस से उत्पन्न होने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है।
क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, शो दैट द फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको ये बताना है कि जो फोर्स है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे डायरेक्शन होती है वैसे वैसे उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, आपको बताना है। तो फोर्स कैन बी स्मॉलर और लार्जर, फोर्स स्मॉलर भी हो सकता है लार्जर भी हो सकता है। दैट मीन्स इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है कि उसमें एक मैग्नीट्यूड हुई। दूसरा है इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और इसके जो मैग्नीट्यूड है इसको हम न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि फोर्स की एसआई यूनिट भी है। इफ़ द टू फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, then the resultant force acting on the object is the sum of the two forces। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई करते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, कुल जो फोर्स होगा वो दोनों फोर्स के सम के इक्वली होगा। अगर जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल टू बॉयज पुशिंग ए हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, देयर कंबाइंड फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स इन द बॉक्स। अगर दो व्यक्ति या दो बच्चे हैं, वो एक हैवी बॉक्स को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, उन दोनों के फोर्स का कंबाइन होगा। इफ़ द टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स तो अप्लाई हो रहे हैं, इक्वल भी है उनका मैग्नीट्यूड, बट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, देन द टोटल फोर्स विल बी जीरो। तब जो टोटल फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होगा, जीरो होगा। देयर विल बी, दे आर बैलेंस्ड इन द और कैंसल्ड, क्योंकि एक दूसरे को ये जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है वो बैलेंस कर देगा या फिर एक दूसरे को फोर्स को कैंसल कर देता है। If two force applied on an object are in the opposite direction, then the resultant force is difference of the two forces। अब थर्ड जो पोजीशन है वो ये हो सकती है सिचुएशन कि दो फोर्स तो अप्लाइड हो रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है, एक का ज़्यादा है और एक का कम है। तो बच्चों यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो अंत में लगने वाला फोर्स होगा, वो कौन सा होगा, उन दोनों फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, और डिफरेंस जिस साइड में लगने वाले फोर्स का होगा उधर की साइड क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। तो ये क्लियर होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो उसकी एक डायरेक्शन भी होती है और उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक रिच बॉडी ऑब्जेक्ट टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट वन। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी के अंदर किधर की साइड में फ्लो होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होता है। इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम द बॉडी दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज टू द बॉडी दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो पहले ये समझा जाता था कि ये नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज की तरफ फ्लो करती है। साइंटिस्ट फ्रॉम अर्लियर डेज थॉट दैट इलेक्ट्रॉन्स करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी in the negatively charged body. Therefore, they took this as a direction as flow of current. Today we consider the flow of conventional electric current to be positive to negative. और आज के समय हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, वो क्या है, एन अलार्म बेल इज केप्ट इनसाइड ए वेसल एज शोन इन फिगर ए। इस फिगर के अंदर एक आपको यहाँ एक अलार्म क्लॉक क्या करी हुई है, रखी हुई है। ए पर्सन स्टैंडिंग क्लोज इट कैन डिस्टिंक्टली हियर द साउंड ऑफ द अलार्म। इफ if the air inside the vessel is removed completely, how will the loudness of alarm get affected of for the same person। अगर
यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए इसकी हवा या एयर है कम्प्लीटली बाहर रिमूव कर दी जाए तो दोनों जो जो बाहर खड़ा पर्सन है उसको आवाज़ में क्या इफ़ेक्ट आएगा, सुनाई देगी या नहीं देगी। तो इसका आंसर होगा इनिशियली द पर्सन इज एबल टू हियर द साउंड कमिंग फ्रॉम एयर एंड वाटर डिस्टिंक्टली, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन द एयर इज completely removed from the bottle the sound will pass through the water and not reach to the man, so the man will not hear the sound which was coming from the through the air initially। तो अगर हम इसमें से एयर बाहर निकाल देंगे तो एयर से आने वाली साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, if the material used for constructing a building were good conductors, do you think lightning will strike the building? Will the lightning conductor be still required to be installed on the buildings? अगर कोई कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग है वो गुड कंडक्टर्स के मटेरियल से क्या है कंस्ट्रक्ट करी हुई है, तो क्या अभी भी जो लाइटनिंग है वो उस बिल्डिंग के ऊपर स्ट्राइक करेगी या और उसके ऊपर अभी भी हमें एक कंडक्टर लगाने की, लाइटनिंग कंडक्टर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। लाइटनिंग विल नॉट स्ट्राइक द बिल्डिंग because charge separation cannot take place in conductors, and so all the lightning falling on the building will reside on the surface of the building, so there is no need to installing any lightning conductor because all the work of lightning conductor is done by the conducting material itself। तो क्या होगा बच्चों, जब इसमें बिल्डिंग में किसी भी प्रकार से लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो लाइटनिंग उस सरफेस के ऊपर फॉल होगी तो इसका कंडक्टर का काम कौन कर रहा है? उस बिल्डिंग की सरफेस, और बिल्डिंग की सरफेस काम कर रही है, इसका मतलब है कि बिल्डिंग पर अब हमें जो कंडक्टिंग लाइटनिंग कंडक्टर है उसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में, और क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फेलियर का कारण बनता है या फिर उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो काम नहीं करते। तो सबसे पहले तो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर। तो पहला है अक्योर्स फ्रॉम साइनी एंड स्मूथ सरफेस। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो किसके द्वारा बनती है? साइनी और स्मूथ सरफेस के द्वारा। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है? अनपॉलिश्ड और रफ सरफेस के अंदर। दूसरा है रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो सरफेस है वो प्लेन और साइनी है, इसलिए वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होगी, जबकि यहाँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अनपॉलिश्ड और रफ सरफेस है, इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना शुरू कर देगी। इसका थर्ड डिफरेंस है रेगुलर जो रिफ्लेक्शन है इसके अंदर इमेज क्लियर फॉर्म होती है, क्लियर बनती है, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर इमेज क्लियर नहीं बनती है। इसी का एक और इसने एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फेलियर को दर्शाता है? तो बच्चों द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन एवरी सिचुएशन। जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो हर एक सिचुएशन के अंदर फॉलो होते हैं, भले ही वो वहाँ पे सरफेस अपनी रेगुलर हो या फिर डिफ्यूज्ड सरफेस हो। तो हैंस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन्स द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस प्रकार से जो डिफ्यूज सरफेस है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फेलियर को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? राइट वेरिएशन
मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उसकी वेरियस मेथड्स को आपको लिखना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक मेथड है रिप्रोडक्शन की जिसमें जो नया जो न्यूज़ नहीं है, ये न्यू है, न्यू ऑफ स्प्रिंग है ना, वो एक सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस होती है। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बोथ फिजिकली एज वेल एज जेनेटिकली। जो नया जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी, नई जो संतान बनेगी, वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होगी और फिजिकली और जेनेटिकली भी। दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दियर पेरेंट सेल, और वो अपने पेरेंट सेल या जिससे उसके द्वारा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ किया है उस पेरेंट सेल के एग्जैक्ट कॉपी होती है। हेंस दे आर कॉल्ड क्लोन्स, इसलिए हम उनको क्लोन्स भी कह सकते हैं। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म दोनों ही प्रकार के में देखा जा सकता है। इसके अब मेथड्स हैं। तो पहली एक मेथड है इसमें बडिंग। सम ऑर्गेनिज्म डेवलप बड्स ऑन देयर बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी के ऊपर क्या है, बड्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं। These birds develop into a new individual, और ये बर्ड्स हैं बाद में नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज हाइड्रा। इस बडिंग का एक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रा ले सकते हैं। फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा ए बर्ड अराइज विच इवेंचुअली मैच्योर इनटू ए न्यू हाइड्रा। तो एक पेरेंट हाइड्रा के ऊपर एक बर्ड उगना शुरू होती है जो कि बाद में अपने आप में एक मैच्योर हाइड्रा के रूप में डेवलप हो जाती है, और जब ये मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद में अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। दूसरा इसका टाइप है बाय बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन पेरेंट्स सेल, ये SELL लिखने में आ गया, CELL है, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हल्स कॉल्ड डॉटर सेल्स। जो बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट सेल है अपने दो बराबर के भागों में टूट जाती है जिसे हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, और डॉटर सेल्स आइडेंटिकली होती है, एक दूसरे के एक जैसी होती है और पेरेंट सेल के बिल्कुल समान होती है। और ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, इन सब के अंदर बाइनरी फिजन पाया जाता है। थर्ड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Plant reproduce asexually through their vegetative parts such as leaves, roots, stems and buds. This is called vegetative propagation. For example, onion bulbs, tubers of potato, runners, stolon etc. इन सब के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मच फास्टर देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोपागेशन नहीं है, रिप्रोडक्शन आएगा यहाँ पे। रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा फास्टली और क्विकली होता है प्लांट्स के अंदर। दिस कैन बी डन आर्टिफिशियली एज विच इज़ वाइडली एम्प्लॉयड इन द हॉर्टिकल्चर। और इसको हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, और इसका ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में, बागवानी के अंदर इसका अच्छे से यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन ए पर्सन इज स्टैंड ऑन ए चोजन द डिप्रेशन इज मच मोर देन द व्हेन इट ही लाइज डाउन इट, एक्सप्लेन विद द रीजन। अगर कोई आदमी किसी पर्दे के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसका वज़न है वो जब वो लेटता है उससे ज़्यादा क्यों होता है, प्रेशर उसका ज़्यादा क्यों पड़ता है। तो व्हेन ए मैन स्टैंड ऑन द चोजन देन his 2 feet are in contact with the chosen. Due to this his body weight falls on a small area. On the other hand, when the man lies on chosen, his whole body comes in contact with his weight falls over the large area, because of which the depression the chosen is less than when he stand on it.
जब कोई व्यक्ति या कोई आदमी किसी पर्दे के ऊपर खड़ा होता है तो उसकी पूरी बॉडी का वेट है वो एक स्मॉल एरिया पर आता है, जबकि वो उस पर लेट जाएगा, लेटने के बाद में पूरा जो उसका एरिया है बढ़ जाता है, जिससे कि डिप्रेशन उसमें थोड़ा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सपेंड द प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक along with it is advantage and use। जो इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहाँ पे यार फिर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, उसकी क्या क्या यूज़ है, उसकी प्रोसेस क्या है और उसकी एडवांटेज और यूजेज आपको लिखना है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक का, उसमें सबसे मेन जो कॉमन एप्लीकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन दिस प्रोसेस देयर एग्जिस्ट ए लिक्विड यूजुअली कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच करंट पासेज। तो इसमें क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसमें से क्या होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिसमें करंट पास करवाया जाता है और दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ टर्मिनल्स पे कनेक्ट होते हैं, जिसमें बैटरी कनेक्टेड होती है और एक स्विच होता है। इसमें फिर क्या होता है, जब लिक्विड में इसको इंसर्ट कराया जाता है दोनों इलेक्ट्रोड्स को, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है बैटरी के और एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल वाले को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव से जुड़ा रहता है उसको कैथोड बोलते हैं। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोलाइट बनता है अपने साथ। अब जो इलेक्ट्रोलाइट बनता है तो इसका यूजेज क्या है, तो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें कई जो एंटी रिएक्टिव कोटिंग है किसी मशीन के पार्ट्स के ऊपर कराया जाता है, जिससे कि वो रॉ मटेरियल या कोरोसिव नहीं हो और मशीन है जो लंबे समय तक चलती रहे और वो रेसिस्ट रहे किससे, हीट से। इस प्रकार से इसके जो पार्ट्स हैं वो बॉयलर्स के या किसी दूसरे हीट प्रोड्यूस करने वाली मशीनरी के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करवाया जाता है किसके लिए, जो प्लेटिंग पार्ट्स हैं व्हीकल्स के, जिस पे निकल और क्रोमियम की प्लेट चढ़ाई जाती है और कोरोजन से बचने के लिए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, तो कोरोजन रेसिस्टेंस, ए corrosion prone substance such as iron can be coated with a layer of non corrosive material, thereby protecting the original material। जो कोरोजिंग होने वाले रेसिस्टेंस के रूप में इसका काम यूज़ किया जाता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो ज़्यादा उसके ऊपर कोरोड हो सके, तो उस पर ऐसे कोरोजन को या कोरोसिव मटेरियल जो प्रोटेक्टिंग मटेरियल है उसकी लेयर चढ़ाई जाती है। और इसका जो सेकेंड एडवांटेज है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। साइन एंड लस्टर कैन बी इम्पार्टेड टू अदरवाइज डल सरफेस। तो इससे साइन और जो लस्टर सरफेस है वो चढ़ाई जा सकती है डल सरफेस के ऊपर, जिससे कि बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये थे अपने 34 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन 34 क्वेश्चंस का यूज़ हम या ये सभी अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।